So, hello students. Today we are going to start our new chapter of Geography, Book 2, India, People and Economy. The name of the chapter is Land Resources and Agriculture. This is chapter number 3. So, we are going to start this chapter now. First paragraph, introduction is given, so we will go through it. That because the chapter is about land resources and agriculture, so remember one thing that you are going to read about resources and that is only the land resource. Okay. Second of all, you are also going to learn about the agriculture, basically the agriculture of India, what are the crops which are associated with it, and how, where, when they are grown. Okay, so the chapter begins with some introduction lines that land around you is put to different uses. You know very well that wherever you are going, or you can see, there is a land which is useful in one way or the other. Okay, no land is like vacant or it is not being utilized. It is not being utilized now, but after some time it can be utilized for some purpose. Okay, so land is occupied by rivers, some may have trees, and on some parts roads and buildings have been built. So कहीं पे भी अगर लैंड एरिया है तो वहाँ पे या कोई कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो ऑक्युपाई उसको कर रही होगी. ठीक है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स आर सूटेड टू डिफरेंट यूजेस. अलग अलग तरीके का लैंड जो होता है अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. So human beings does use land as a resource for production as well as residence and recreation. Human beings basically जो land resources है उसे use करते हैं residence के लिए, production के लिए और recreation मतलब for entertainment purposes. Thus, the building of your school, roads on which you travel, parks in which you play, fields which crops are grown, pastures where animals graze represent different uses to which land is put. ठीक है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंड का यूसेज होता है. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज लैंड यूज कैटेगरीज. सो आवर इंडिया लैंड यूज रिकॉर्ड, जैसे कितना कहाँ पे और किस जगह पे लैंड का यूसेज हुआ है, वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही थ्रू होता है और उसको कौन मेंटेन करता है? लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट. ठीक है. नाउ द लैंड यूज कैटेगरीज एड अप टू रिपोर्टिंग एरिया विच इज सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम द जोग्राफिकल एरिया. अब इसका क्या मतलब है कि एक जोग्राफिकल एरिया है, मतलब एक एरिया अगर वहाँ पे लोकेटेड है तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसको भी काउंटिंग किया गया है. ठीक है. जैसे एक एरिया है, लैंड एरिया, वहाँ पे 1/4 या 3/4 या इतना ही पार्ट, कुछ ही पार्ट का क्या किया गया है? रिपोर्टिंग किया गया है और उसी के बारे में पता है हमें कि वो किस टाइप के लैंड के यूसेज में आ रहा है. ठीक है. तो ये डिफरेंट होता है काफ़ी. रिपोर्टिंग एरिया इज डिफरेंट, जोग्राफिकल एरिया इज डिफरेंट. सर्वे ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग जोग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया. जितने भी जोग्राफिकल एरिया हैं, ठीक है, वो सर्वे ऑफ इंडिया ही क्या करता है? उसको मेजर करता है. कुछ जो एरिया अगर रह गया तो वो काउंटिंग में नहीं आता है. ठीक है. सर्वे ऑफ इंडिया जो कि ये क्या है? वी कैन से इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या करते हैं? हर एक जगह पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लैंड यूसेज के लेते हैं. कितने ट्रीज़ हैं, कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पे सेटलमेंट है, कहाँ पे पुलिस स्टेशन है, रोड्स हैं, रिवर्स हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें, डैम्स हो गए. Okay. The difference between the two concepts are that while the former changes somewhat depending on the estimates of the land revenue records, the latter does not change and stay fixed as per Survey of India measurement. जो रिकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, दैट इज रिपोर्टिंग एरिया, ये वाला जो रिकॉर्ड होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है और सर्वे ऑफ इंडिया का काफ़ी डिफरेंट होता है. ठीक है. सर्वे ऑफ इंडिया फिक्स रहता है और जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट बना रहा है वो काफ़ी अलग होता है. ठीक है. ओके, फाइन. वो चेंज होता रहता है. वो कभी भी जितना पता चला डिपार्टमेंट को उतना वो उस लैंड के यूज़ के बारे में बताएंगे. वही सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है? फिक्स होता है. नाउ वी कम टू द लैंड यूज़ कैटेगरी. अब कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए लैंड को यूज़ किया जाता है, तो हम पहले ये बोल्ड लेटर्स में देख लेते हैं कि लैंड जो होता है वो वहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं, वहाँ पे बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड जिसमें कुछ भी नहीं फॉरेस्ट है ना ही एग्रीकल्चर एरिया है. ठीक है. उसके अलावा लैंड नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, मतलब रोड वगैरह के लिए जिसमें एग्रीकल्चर नहीं हो रहा हो. ठीक है. एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, तो कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रेजिंग लैंड है, कैटल्स के लिए हैं. ठीक है. और परमानेंट पेस्चर है, वो कोई भी एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं हो रहा है, ओनली द ग्रासेज आर देयर एंड एनिमल्स आर गोइंग टू फीड देम. एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स. अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे ट्री क्रॉप्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे ग्रूव्स है यानी कि कोई भी एक फ्रूट का कल्टीवेशन हो रहा है या किसी भी क्रॉप का कल्टीवेशन हो रहा है, सिर्फ वही है वहाँ पे और नहीं है. ठीक है. ऑर्चर्ड्स जिनको बोलते हैं, मतलब बगीचा टाइप का. कल्चरेबल वेस्ट लैंड. कल्चरेबल वेस्ट लैंड मतलब
कि वेस्ट लैंड है लेकिन उसको कल्चरेबल यानी कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है। करंट फैलो का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा लैंड जिसको अभी अभी खाली छोड़ दिया गया हो बिना किसी काम के। फैलो अदर दैन द करंट फैलो, एक करंट फैलो जो उसको अभी अभी लेफ्ट आउट कर दिया गया है, देयर इज नो यूज ऑफ दिस लैंड, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन हियर। अब कुछ ऐसे लैंड एरिया हैं जो कि फैलो हैं लेकिन करंट फैलो से अलग हैं, ठीक है, मतलब इनको अभी नहीं छोड़ा गया है, हो सकता है इनको कुछ साल पहले ही ऐसे ही बंजर छोड़ दिया गया हो, ठीक है। नेट एरिया शोन, NAS जिसको बोलते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, मतलब ये भी कुछ पार्ट है लैंड का जो कि यूज में आता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट बहुत कॉमन है, सबको पता है कि हमें पता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, ठीक है। जो भी हम फॉरेस्ट कवर बताते हैं या हमें समझ में आता है 15% 16% ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया इज देयर, तो वो अलग है और एक्चुअली में फॉरेस्टेड एरिया अलग ही होता है, ठीक है। लेटर इज द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज़ डिटरमाइंड एंड डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। तो जो फॉरेस्ट एरिया जो डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और इसी को बोला जाता है कि यही जो है एरिया यहाँ पे फॉरेस्ट का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट विद द लेटर डेफिनेशन। इसी के साथ साथ लैंड रिकॉर्ड, जो लैंड रिकॉर्ड है कि इतना इतना एरिया किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है, तो उसको भी क्या किया जाता है, साथ साथ में रिकॉर्डिंग इसकी भी की जाती है, ठीक है। दस देयर मे बी एन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी विदाउट एनी इंक्रीज इन द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेस्ट कवर यानी कि मान लो इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे अगर किसी ने ये बोल दिया कि हाँ, मतलब जो डिपार्टमेंट है उन्होंने बोल दिया कि फॉरेस्ट कवर इतना हाफ है, यहाँ पे हाफ है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि इसमें बोल सकते हैं मे बी एन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी विदाउट एनी इंक्रीज इन द एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया, कि अगर गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये एरिया है, कुछ एरिया है जो कि फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए पॉसिबल है, ठीक है, तो पॉसिबल है, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पे फॉरेस्ट कवर होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर ये चाहे तो फॉरेस्ट ग्रोथ क्या कर सकते हैं, उसको इनिशिएट कर सकते हैं, फाइन, ओके। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लैंड रिकॉर्ड्स लेगा वो क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे कि हाँ ये अब इतना बड़ा एरिया है जो कि फॉरेस्ट में यूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि फॉरेस्टेड एरिया पहले से ही था, बाद में भी डेवलप किया जा सकता है। अब आते हैं बैरन एंड वेस्ट लैंड में। ये एक ऐसे लैंड एरिया होता है जो कि वेस्ट लैंड होता है, जैसे हिली टरैन हो गया, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता है, जो हिली एरिया होता है, माउंटेनियस एरिया, डेजर्ट हो गया, ठीक है, रेवाइंस हो गया, रेवाइंस मतलब वहाँ पे जस्ट मार्शी एरिया है, मतलब मिट्टी है लेकिन वो गीली मिट्टी है, बिल्कुल रिवाइंस हो गया एकदम, और वो जब ड्राई सीजन होता है तो वो बिल्कुल लैंड क्या हो जाते हैं, ब्रोक हो जाते हैं। सो नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके अभी तक इसको फायदे में नहीं लाया जा सकता है। अब आते हैं लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, ये लगभग सबको आइडिया होगा। नॉन एग्रीकल्चर जैसे सेटलमेंट, हाउसिंग वगैरह हो गया, रोड बनाना, कैनल बनाना, इंडस्ट्री, शॉप सेटअप करना, ये सारे नॉन एग्रीकल्चर यूजेज में आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आते हैं एरिया अंडर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड्स। मोस्ट ऑफ दिस टाइप इज ओन बाय द विलेज पंचायत। तो परमानेंट पेस्चर मतलब कि मतलब कोई भी काउज वगैरह हो गया, कैटल्स हो गया, वो सारी चीज़ें को डोमेस्टिकेट करना एंड देन उन्हें ग्रेजिंग लैंड तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये बेसिकली विलेज में ही होता है, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन, प्राइवेटली ओन बहुत ही कम लोग करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉमन रिसोर्स प्रॉपर्टी। तो वो बेसिकली विलेज पीपल के ही द्वारा क्या होता है, इनिशिएट किया जाता है, और पेस्चर और कैटल्स वगैरह जो होते हैं उनके अंडर में रहते हैं। लैंड ओन बाय द विलेज पंचायत कम्स अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ये भी मैंने बताया। एरिया अंडर मिसलैनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स, ये एरियाज ऐसे होते हैं, लैंड एरियाज जो कि फ्रूट कल्टीवेशन के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर प्राइवेटली ही ओन होते हैं। कल्चरेबल वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है कि एक वेस्ट लैंड है जिसको छोड़ दिया गया है फैलो, अनकल्टिवेटेड, ठीक है, 5 साल से ज़्यादा, वो इस कैटेगरी में आता है। कहाँ, कौन सी कैटेगरी में, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब क्या है, क्योंकि ये नाम के साथ वेस्ट लैंड के साथ कल्चरेबल भी जुड़ गया है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसे लैंड एरिया होते हैं जो कि उनके ऊपर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जाए या फैसिलिटीज़ या टेक्नोलॉजीज, इरिगेशन मेथड्स यूज़ किया जाए, तो वो अनकल्टिवेटेड लैंड भी कल्चरेबल में यानी एग्रीकल्चर में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अब आता है करंट फैलो। करंट फैलो का मतलब क्या होता है कि जिसको अभी अभी यानी कि कुछ महीने पहले या 1 साल से कम में के अंदर अंदर क्या किया गया है, उसको फैलो यानी अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है, ओके, और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। फैलोइंग इज अ कल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट। तो 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर लैंड को ऐसे खाली छोड़ देना का मतलब ये है कि उस लैंड को रेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि लैंड जो है वो वापस से जो उसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हुई थी वो फिर से रीजनरेट कर देगा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ना कि केमिकल और टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है।
अब नेक्स्ट है फैलो अदर देन करंट फैलो। करंट फैलो सबको समझ में आ गया। अब करंट फैलो की डेफिनेशन से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया ऑफ लैंड ऐसा है जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया गया है 1 साल से ज़्यादा, लेकिन 5 साल से कम, यानी कि 2 साल, 3 साल, 4 साल बेसिकली, ठीक है। इतने टाइम पीरियड तक इस करंट फैलो यानी कि इस लैंड एरिया को फैलो यानी कि खाली छोड़ दिया गया विदाउट एनी कल्टिवेशन। इफ द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इट वुड बी कैटेगराइज्ड एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अगर 5 साल से ज़्यादा हुआ तो वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड की कैटेगरी से में आएगा। अब आ जाते हैं नेट सोन एरिया। इसका मतलब क्या है? फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज NSA, ठीक है। NAS बोलो या NSA बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। अब नेट शोन एरिया का मतलब क्या है? सिंपल सा एक चीज़ समझना आप कि एक एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है। इसे हम बोलेंगे ग्रॉस, ये एक ग्रॉस लैंड एरिया है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा लैंड एरिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर परफॉर्म किया जा रहा है। कुछ ऐसे मतलब ये जो लैंड एरिया है उसमें से थोड़ा ही पार्ट यूज़ किया गया है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, फाइन। और कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको ऐसे ही फैलो छोड़ दिया गया है। इसका मतलब इसका नहीं पता कि ये जो छूटा हुआ लैंड है क्या हो रहा है। तो नेट शोन एरिया का मतलब भी यही होता है कि मतलब कौन सा एक्चुअली में एरिया है। इतना बड़ा एरिया, लैंड एरिया तो देख लिया, नहीं 7 एकड़ 8 एकड़ की ज़मीन देख ली, अब उसमें से कितना एकड़ यूज़ हो रहा है एक्चुअली में एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज़ योर नेट शोन एरिया, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब प्रॉपर एग्रीकल्चर, शोइंग, थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। अब आ जाते हैं लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया वाले टॉपिक पे, ठीक है। अब इंडिया में जो लैंड यूज हुए, मतलब इंडिया में किस तरीके से लैंड का यूज़ किया जाता है और क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ लैंड यूज इन अ रीजन टू अ लार्ज एक्सटेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट इन दैट, ओके। So, land use in a region to extent is influenced by nature of economic activities carried out in that region, ठीक है। लैंड एरिया जो है या लैंड यूज जो है वहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, सिर्फ प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, उससे पता चलता है, ठीक है। हाउएवर व्हाइल इकोनॉमिक एक्टिविटीज चेंज ओवर टाइम, लैंड लाइक many अदर नेचुरल रिसोर्सेज इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया, ठीक है। सारी चीज़ें चेंज होती रहेंगी लेकिन लैंड एरिया जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। वो ऐसा तो नहीं है कि बढ़ता रहेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। एट दिस स्टेज वन नीड्स टू अप्रिशिएट 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट एन इकोनॉमी अंडरगोज विच अफेक्ट लैंड यूज। 3 तरीके से जो इकोनॉमी है वो चेंजेस में जाती है लैंड यूज के थ्रू, ठीक है। अब साइज ऑफ द इकोनॉमी क्या है, ठीक है। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी grows over time as a result of increasing population, change in income levels, available technology and associated factors. As a result, the pressure on land will increase. ये एक वजह है जिससे इकोनॉमी में चेंज आते हैं, ठीक है। साइज ऑफ द इकोनॉमी क्या है, मतलब अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, ओवर पॉपुलेशन है, इनकम लेवल में चेंज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अलग से है, अवेलेबल है, ठीक है, तो ये सारे जो हैं सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि उस लैंड पे कितना प्रेशर आ रहा है, क्या ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है। इंडिया जैसी कंट्री में तो साइज ऑफ इकोनॉमी बिकॉज इट इज़ वेरी बिग, तो लैंड प्रेशर इज ऑल्सो मोर एंड मोर। सेकेंडली क्या है, कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। अब उस इकोनॉमी में हो क्या रहा है, क्या वो पूरा एग्रीकल्चर एरिया है, क्या वहाँ पे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वगैरह स्टार्ट हो रही हैं, या क्या टर्शरी एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहा है। सो दे चेंज over time. Other words, secondary and tertiary usually grow much faster than primary sector, because primary sector हमारे इंडिया में बेसिकली या किसी भी इकोनॉमी में देखे तो वो लिमिटेड होता है। सेकेंडरी एंड टर्शरी आर मच मोर डेवलप्ड। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। ये हमें इंडिया जैसी कंट्री में देखने को मिलता है जहाँ पे विलेजेस जो हैं वो विलेज पीपल स्पेशली और विलेजेस जो हैं वो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन में जा रहे हैं। दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर यूजेज टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेज। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पहले खेती हो रही होगी वहाँ पे अब रोड्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सो ऑब्वियसली ग्रेजुअल शिफ्ट तो धीरे धीरे यानी शिफ्ट तो होंगे ही होंगे। यू वुड ऑब्जर्व दैट सच चेंजेस आर शार्प अराउंड लार्ज अर्बन एरियाज। ये अर्बन एरियाज में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। द एग्रीकल्चर लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पजेज, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड एरिया जो है वो अब बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज हो रहा है। थर्डली, दो द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिड्यूसेज ओवर टाइम, प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डज नॉट डिक्लाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है 65% 66% इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का, वो क्या है धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन लैंड का प्रेशर फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। और इसके रीजंस भी लिखे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड का कंटिन्यूस प्रेशर क्यों पड़ रहा है जबकि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, कम का होने का मतलब ये है कि अभी भी एग्रीकल्चर ही हमारे इकोनॉमी को संभाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 66%,
सेकेंडरी एक्टिविटी सेकंड नंबर पे और टर्शरी एक्टिविटीज थर्ड नंबर पे, ठीक है। वो धीरे धीरे कम हो रहा है, क्या पता 66 से 50 हो जाए, लेकिन अभी भी क्या है, धीरे धीरे ज़्यादा ही है, ठीक है। अभी भी एग्रीकल्चर इज द टॉप। In developing countries, the share of population dependent on agriculture usually declines much more slowly compared to the decline in the sector's share in GDP. इसका मतलब क्या है, डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि जो शेयर है पॉपुलेशन की वो मोस्टली डिपेंड होती है एग्रीकल्चर पर, ठीक है, ओके, ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइंस मच मोर स्लोली, धीरे धीरे करके वो क्या कर रहे हैं, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ जाएंगे। एग्रीकल्चर पे पूरा सारा कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन धीरे धीरे वो सेकेंडरी और टर्शरी को अपनाएंगे, तो अभी भी लैंड पे ज़्यादा प्रेशर एग्रीकल्चर का ही है, ठीक है। इट विल टेक लॉट अमाउंट ऑफ टाइम। द नंबर ऑफ पीपल दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। एक और प्रेशर है एग्रीकल्चर का, क्यों, क्योंकि जो पॉपुलेशन के वजह से, बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से जो फूड रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ अ वेरी गुड रोल टू प्ले। ना इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए पास्ट 4 और 5 डिकेड्स में। इसने इन्फ्लुएंस किया लैंड यूज चेंजेस को हमारे कंट्री में। दीज चेंजेस बिटवीन 1950-51 आज़ादी के टाइम पे एंड 2014-15 जो हमें लेटेस्ट डेटा जो है हमें पता है, दे हैव बीन शोन इन द ओके फिगर 3.1। ये फिगर 3.1 है, इसमें जो लाइट है दैट इज 1950-51 एंड जो डार्क है दैट इज 2014-15। ओके, देयर आर 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर यू डिराइव सम मीनिंग फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है। अब इसका ये कभी ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, सो डू नॉट फॉरगेट टू just remember the details of it. Firstly, the percentages shown in figure have been derived with respect to the reporting area. Reporting area से लिया गया है लैंड का यूजेस, मतलब एक्चुअली में जोग्राफिकल एरिया काफ़ी ज़्यादा है, जो रिपोर्ट किया गया है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए वो है रिपोर्ट जो कि चेंजेबल है। Secondly, since even the reporting area has been relatively constant over the years, a decline in one category usually leads to an increase in some other category. Obvious सी बात है कि अगर क्योंकि जो रिपोर्टिंग एरिया है, मतलब रिपोर्टिंग एरिया लैंड यूजेस का वो लगभग सेम है, मतलब जैसे 15% वाला एरिया फॉरेस्ट में यूज़ हो रहा है, 20% एरिया नॉन एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में एक कंपेयर करें तो हम क्या कंपेयर करेंगे कि अगर फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड यूज़ कम हो रहा है, ठीक है। अगर नॉन एग्रीकल्चर यूसेज ज़्यादा हैं तो फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है, तो इसीलिए अगर एक जो होगा डिक्लाइन, एक कम होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, अपने आप ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। 4 कैटेगरीज हैव अंडरगॉन इंक्रीजेज वाइल 4 हैव रजिस्टर्ड डिक्लाइंस। 4 कैटेगरी इंक्रीज हुए हैं, 4 कैटेगरी डिक्रीज हुए। शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, करंट फैलो लैंड्स एंड नेट शोन एरिया हैव शोन एन इंक्रीज। ये सारे जो यूजेज हैं, लैंड यूजेज हैं, ये सारे के सारे क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं डे बाई डे, ठीक है। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड अबाउट दीज इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर वाले क्यों इंक्रीज हुए, करंट वैल्यू क्यों इंक्रीज हुए, नेट एरिया शोन क्यों इंक्रीज हुए, ठीक है। सो दिस इज एंड शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, दिस इज ऑल्सो देयर, ये क्यों इंक्रीज हुए, इसका रीजन है रेट ऑफ इंक्रीज इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर। ये ऑब्वियस ही बात है कि जो रोड्स बिल्डिंग ब्रिजेस बनाने के काम आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका रेट हमेशा हाई होगा, मतलब नॉन एग्रीकल्चर यूजेस का। दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी चेंज हो रही है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बेस्ड है, सर्विसेज सेक्टर में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो एग्रीकल्चर का क्या काम है, तो नॉन एग्रीकल्चर बढ़ेगा ही आगे। ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट हैज एडेड टू द इंक्रीज। रूरल और अर्बन एरिया भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो वो किसके तरफ जा रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की तरफ। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस इज इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ वेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड। वेस्ट लैंड का भी यूज़ कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का भी लैंड यूज़ कर रहे हैं, ताकि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में लैंड को लाया जा सके। सेकंड आता है इंक्रीज इन द शेयर अंडर फॉरेस्ट एज एक्सप्लेन बिफोर कैन बी अकाउंटेड फॉर बाई इंक्रीज इन डिमार्केटेड एरिया अंडर फॉरेस्ट रैदर दैन एन एक्चुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। अब फॉरेस्ट एरिया क्यों इंक्रीज हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई एक लैंड एरिया है, ये दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे पूरे जगह पे फॉरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअल डेटा नहीं है, एक्चुअली में सिर्फ इतना ही पार्ट जो है वो फॉरेस्ट में यूज़ हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट कवर है। एक्चुअली फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या होता है कि द एरिया विच इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांट्स, दीज, ओके, पूरा फॉरेस्ट है ये हम बोलेंगे, लेकिन फॉरेस्ट कवर का मतलब जो फील्ड है ट्रीज वगैरह से, तो ये डिफरेंट हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी फॉरेस्ट एरिया भी हमें इंक्रीज नजर आता होगा, दिख रहा है। थर्ड आते हैं इंक्रीज इन करंट फैलो कैन नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ओनली 2 पॉइंट्स। द ट्रेंड ऑफ करंट फैलो फ्लक्चुएट्स अ ग्रेट डील ओवर ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉपिंग साइकिल। करंट फैलो का बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया,
या अर्बन एरिया बढ़ रहे हैं, इस वजह से करंट फैलो हो रहा है। करंट फैलो का तो मतलब क्या है, 1 साल या 1 साल से कम ही कम टाइम पीरियड पे ही उसको लैंड एरिया को खाली छोड़ दिया गया है, ठीक है, बैरन और वेस्टलैंड। तो इस वजह से इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हाँ, वो क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट हो या क्लाइमेट हो या वो क्रॉपिंग साइकिल होता है ना, कि जैसे शुगर केन हो गया, वो विंटर सीजन में शोन होता है एंड समर टाइम में हार्वेस्ट होता है। तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि हाँ, इस वजह से इसको ऐसे छोड़ दिया गया हो कि उसके बाद वो ग्रो ही नहीं करेंगे। जब विंटर आएगा तो विंटर का वेट करेंगे, तो वेट करने के टाइम पीरियड को करंट फैलो कर दिया गया, तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। फोर्थ में आते हैं, इंक्रीज इन नेट एरिया शोन इज अ रीसेंट फिनोमेना ड्यू टू यूज ऑफ कल्चरेबल वेस्टलैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो अब क्या हो रहा है कि जो लैंड एरिया को छोड़ दिया गया था 5 साल या 5 साल से ज़्यादा, बैरन यानी कि वेस्टलैंड, उसको भी यूज़ में ला रहे हैं, ठीक है। बिफोर विच इट वॉज रजिस्टरिंग ए स्लो डिक्रीज, इसके पहले वो धीरे धीरे कम दिखाई होता हुआ दिख रहा था। देयर आर इंडिकेशंस दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन हैड ऑकर ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। तो इसलिए भी ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एरिया हैं जिनको नॉन एग्रीकल्चर यूज में भी लाया जा रहा है, ठीक है। ओके, सो इस वजह से ड्यू टू इंक्रीज इन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, तो इसीलिए क्या है कि उसको लग रहा होगा कि वहाँ डिक्लाइन है, बट एक्चुअली में नेट एरिया शोन जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं। ओके, द 4 कैटेगरीज दैट हैव रजिस्टर्ड डिक्लाइन, अब 4 कैटेगरी वो जो डिक्लाइन धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है, हैव रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन: बैरन एंड वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर पेस्चर, ट्री क्रॉप्स एंड फैलो लैंड। फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये दोनों ये सबके डिक्लाइन का। एज द प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज बोथ फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, द वेस्टलैंड एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड हैव बिजनेस डिक्लाइन ओवर टाइम, ठीक है। वेस्टलैंड और कल्चरेबल वेस्टलैंड में डिक्लाइन इसलिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि अब लोग वेस्टलैंड को यूज़ करना चाहते हैं नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, ऑब्वियस सी बात है। और जो कल्चरेबल वेस्टलैंड जो अभी हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा ये वाला, उसको भी लोग क्या चाहते हैं कि वो यूज़ में आ जाए, तो एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, डिक्लाइन इन लैंड अंडर पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड कैन बी एक्सप्लेन बाय प्रेशर फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने के चक्कर में ग्रेजिंग लैंड और पेस्चर जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। Illegal encroachment due to expansion of cultivation on common pasture land is largely responsible for this decline, ठीक है। इलीगल इंक्रोचमेंट मतलब जो एरिया डेडिकेटेड किया गया था सिर्फ कैटल्स के लिए, वो उसमें क्या हो रहा है, इंक्रोचमेंट मतलब धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग वहाँ पे जैसे होता है कब्जा करना, उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। दैट मीन्स some private people are buying those lands, so they cannot be no longer be usable for the animals, ठीक है। okay, now we will continue common property resource CPR from the next class, okay.